देखिए आज हम जो बात करेंगे, अभी तक आप लोग जितने भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित कोशिकाएं थे सबके बारे में आपने अभी तक पढ़ा। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद जो उसका दूसरा पोर्शन होता है जिसको केंद्रक कहते हैं, तो कोशिका के अंदर उपस्थित जो केंद्रक होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो केंद्रक की संरचना अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से इसकी संरचना बनती है। जो कि बीच बीच में टूटी रहती है इस तरह से। ये इसकी केंद्रक की केंद्रक कला, इसमें बीच बीच में इस तरह से केंद्रक छिद्र होते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला, इसी को बोलते हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और इधर बैठो, इधर बैठो और किनारे की तरफ जाओ। अब क्या है, इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसी गोल संरचना होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली से या किसी भी झिल्ली से घिरी हुई संरचना नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और इसके बाद इसके अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड, धागे को बोलते हैं थ्रेड। इसके बाद इसमें राइबोसोम वगैरह भी इस तरह से पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर कुछ द्रव भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए अब इसे समझ लीजिए, ये आपके सामने कोशिका का केंद्रक बना हुआ है। अब केंद्रक की खोज की बात करें, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसे डिस्कोर्स किया था, खोजा था। इसके बाद हम इसकी संरचना की अगर पूरी बात करें तो इसमें 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला भाग जो होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रक होता है वह एक झिल्ली द्वारा, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई मेम्ब्रेन बाउंड संरचना होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है। और इस झिल्ली को हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला, इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बीच बीच में इसमें छिद्र होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर कोर के नाम से या केंद्रक झिल्ली के छिद्र के नाम से या केंद्रक छिद्र के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद कुछ और भी देखने को मिलता है। इसी केंद्रक झिल्ली से बाहर की सतह पर इसमें कुछ अनियमित आकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अर्थात इससे यह जुड़ी हुई होती है।
ठीक है। इसके किनारे किनारे पर यहाँ राइबोसोम भी इस तरह से लगे हुए मिलेंगे। ये भी इस तरह से एक इसकी संरचना को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब है कि इसकी बाहर वाली संरचना में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, चिपके हुए हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, दोनों स्थितियां बनती हैं। इसके बाद अंदर देखें, दूसरा जो फोर्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद अगर हम देखें तो जो दूसरी संरचना होती है उसको हम केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम 1781 में फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसको खोजा था। फोंटाना नामक साइंटिस्ट अर्थात विज्ञानी ने सर्वप्रथम इसे खोजा था। इसके बाद बोमैन नामक साइंटिस्ट ने 1840 में, बोमैन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1840 में इसका नाम न्यूक्लियोलस रखा। अर्थात खोजा किसने? फोंटाना ने 1781 में इसको खोजा। इसके बाद 1840 में बोमैन नामक साइंटिस्ट अर्थात विज्ञानी ने इसका नाम न्यूक्लियोलस रखा। अब देखिए ध्यान से समझिए, केंद्रक की खोज कब हुई? 1831 में, लेकिन न्यूक्लियोलस की खोज कब हो गई? 1781। बात समझ में आ रही है? तो न्यूक्लियोलस की खोज पहले हुई और केंद्रक की खोज बाद में हुई। अब देखिए आगे ये हो गई दूसरी संरचना। पहले हो गई, पहला भाग हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा भाग हो गया न्यूक्लियोलस, तीसरा भाग हम इसमें देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। क्या होता है? केंद्रक द्रव। इसके अंदर, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर संपूर्ण पदार्थ जो भरा हुआ होता है, उस संपूर्ण पदार्थ को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। अर्थात इस केंद्रक झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, संपूर्ण मटेरियल को हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ रहा है? एक बार फिर समझ लीजिए, इस केंद्रक झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियोलस हो या क्रोमैटिन थ्रेड हो, या कहें कि इसके अंदर जो भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है, उस संपूर्ण पदार्थ को हम कहते हैं केंद्रक द्रव। इतनी बात समझ में आई? इसमें आरएनए भी हो सकता है, इसमें राइबोसोम भी हो सकते हैं, इसमें डीएनए भी की मात्रा भी हो सकती है, होती ही है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, केंद्रक द्रव हो गया। इसके बाद आता है चौथा पोर्शन, चौथा भाग। चौथे भाग को हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन धागे। वे लोग जो डायग्राम बना रहे हैं, अभी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पहले समझ लीजिए, डायग्राम बाद में बना लीजिए। अब देखें, यहां पर देखें कि जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, ये क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन पदार्थ के बने होते हैं। किस पदार्थ के बने होते हैं? क्रोमैटिन एक पदार्थ होता है जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अर्थात क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है और ये धागे नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, दो पदार्थों से बना होता है। प्रोटीन जो होता है, दो तरह की प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, क्षारीय प्रोटीन होती है। इसमें एक प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी होती है, प्लस दूसरी जो होती है, फर्स्ट वन, दूसरी प्रोटीन होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अर्थात जो क्रोमैटिन की प्रोटीन पार्ट होता है, दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। कितनी बात समझ में आई? न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यह न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है। पहली बात तो यही बात होती है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम पश कोशिकाओं से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रीडरिक माइखर था, उन्होंने सर्वप्रथम इसको खोजा और इसका नाम न्यूक्लिन रखा। बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यह तीन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे।
कि किन किन पदार्थों से ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड। फिर न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम बाद में अभी चर्चा करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? सबके बात समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए, फिर से बताए दे रहे हैं। इस केंद्र किसी कोशिका के केंद्र की खोज सर्वप्रथम 1821 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम खोजा था। इसके 4 भाग होते हैं, केंद्र के 4 भाग होते हैं। और एक अगर भागों की बात करें तो पहला भाग केंद्र झिल्ली, फिर इसके बाद केंद्रिका, फिर केंद्र द्रव और क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, इंग्लिश सबकी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये केंद्रक जो होता है, इसकी स्थित केंद्रक की जो स्थित होती है पोजीशन कोशिका के अंदर, वह बीच में भी हो सकती है, किनारे भी हो सकती है, या अन्यत्र कहीं भी हो सकती है उसके अंदर। यह जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, यह जरूरी नहीं है। हाँ, एक चीज और बताना यह जरूरी है कि कभी कभी एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कभी कभी एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जब किसी जंतु कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं? सिंसाइटियम के नाम से जाना जाता है। और यदि किसी पादप कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उसे सिनोसिटिक के नाम से जाना जाता है। सिनोसिटिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब किसी जंतु कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उस दशा को, उस कंडीशन को सिंसाइटियम कहते हैं। और जब किसी पादप कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती भी हैं कि एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम इसके भाग की बात कर लेते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है वह न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई डबल मेम्ब्रेन, अर्थात तो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। उसको हम झिल्ली को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्र झिल्ली के नाम से जानते हैं। बीच बीच में इसमें छिद्र होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र के नाम से जानते हैं। इस केंद्रक छिद्र के माध्यम से ही कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का आदान प्रदान होता रहता है। इसके बाद इसके अंदर की संरचना की बात करें तो इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, अर्थात बिना झिल्ली रहित या झिल्ली रहित कह सकते हैं, झिल्ली रहित एक संरचना, गोल सी संरचना होती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। इस केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम 1781 में फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने किया था। बाद में 1840 में बोहमैन साइंटिस्ट ने इसका नाम न्यूक्लियोलस रखा था। इसका काम जो होता है वो आरएनए का निर्माण करना, इसका कार्य होता है न्यूक्लियोलस का, आरएनए का निर्माण करना। इसके बाद अगला जो पोर्शन होता है केंद्रक द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात करें तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ भरा हुआ होता है, इस संपूर्ण पदार्थ को हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग जो है इधर उधर भी देख रहे हैं, इसके बाद भी पूछूंगा मैं। इसके बाद आगे हम चौथा इसका पोर्शन देखते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे कहते हैं। ये क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन नामक पदार्थ के बने हुए होते हैं। धागे नुमा संरचना होती है, अनियमित रूप से जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं और यह क्रोमैटिन पदार्थ के बने हुए होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इस समय उपस्थित जो प्रोटीन होती है 2 तरह की होती है। क्षारीय प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इनके भी अपने भाग होते हैं जो आपको अगले क्लास में या अगली कक्षाओं में आपको बताया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइचर साइंटिस्ट ने 1848 में सर्वप्रथम इसको खोजा था और इसका नाम न्यूक्लियस रखा। क्या रखा था? न्यूक्लियस का नाम रखा फ्रेडरिक माइचर साइंटिस्ट ने। इसके बाद में अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने इसको 1890 में इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। न्यूक्लिक एसिड क्या है, किस प्रकार से वो बनता है ये और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो, निसंकोच पूछ सकता है। सबके समझ में आ गया?